हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बायो ज्ञान के एक सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और आज हम ये जानेंगे, पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको पहले रिकैप करेंगे। और आज हमको जो भी हमने कल पढ़ा था उससे आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे हैं। तो सबसे पहले हम रिकैप करेंगे। रिकैप यानी कि जो भी कल पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा, उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि जो पुष्प होता है उसको क्या कहते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या था हमारा, एंथोलॉजी था। पुष्पों की खेती क्या थी, फ्लोरिकल्चर है। यानी कि पुष्प के बारे में अगर हम कोई चीजें जान रहे हैं कि पुष्प कहाँ पाया जाता है, कैसी जलवायु होती है पुष्प के लिए, तो वो क्या है, वो पुष्प का अध्ययन होता है। पुष्पों को खरीदना, बेचना और उनसे पैसे कमाना, वो क्या थी, पुष्पों की खेती, जिसको हम कह रहे थे फ्लोरिकल्चर है। आगे आपको बताया था कि जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है। रूपांतरित प्ररोह क्यों कह रहे थे हम पुष्प को, क्योंकि जो भी बीज होता है जब उसको जमीन में हम गाड़ते हैं तो क्या होता है, उसका एक धागा ऊपर की ओर जाता है, जिसे हम परांकुर कहते हैं। भाई परांकुर आगे जाकर तना बनाता है और उसी तने के ऊपर क्या होता है, फल फूल पत्तियां उसी तने के ऊपर आती हैं। यानी क्या हो रहा है, जो पुष्प है वो भी उसी तने के ऊपर आ रहा है ना। तो क्या होता है, जो भी तना है वो तने ने अपने आप को रूप बदल लिया है, अपने आप को चेंज कर दिया है। क्या बन गया है, वो पुष्प बन गया है। ठीक है, आगे हम जाना था कि जो पुष्प होता है उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले बताया था जो भी हरे कलर की बाहर की ओर पत्तियां होती हैं उसको हम बाह्य दल कह रहे थे बेटा। बाह्य दल का काम क्या होता है, बाह्य दल का काम होता है पुष्प जब छोटा होता है या जब कलिका अवस्था में होता है तो पुष्प को सुरक्षा देने का काम। ठीक है बेटा, आगे जो भी रंग वाली पत्तियां होती हैं, जो भी लाल गुलाबी सफेद पीली नीली हरी गुलाबी, जो भी पत्ती हमको कलर वाली पत्तियां दिखती हैं, उनका काम क्या होता है, लोगों को आकर्षित करना है। फूल हमको क्यों अच्छा लगता है, सीधी सी बात है, आप लोग बताइए। क्योंकि उसकी पत्तियां रंग बिरंगी हैं, तो रंग बिरंगी पत्तियां होती है तो हम उनको अच्छा लगता है फूल को है। फूल क्या कर रहा है, हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या था, इसका कार्य था दल का है। और देखो आपको ये भी बताया था कि जो बाह्य दल है, जब बहुत सारे बाह्य दल मिल जाएंगे तो क्या बना लेता है, ये बाह्य दल पुंज बना देता है। उसी तरीके से जो दल है, अगर बहुत सारे दल मिल जाएंगे, एक पुष्प में बहुत सारी रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, बहुत सारी पत्तियों को क्या बोलेंगे हम, दल पुंज बोलेंगे। ठीक है बेटा, आपको ये भी बताया था, ये जो 2 चीजें थी यानी कि बाह्य दल और दल, सबसे बड़ा हमारा ये बाह्य दल और ये जो दल है, इनका काम क्या था, केवल पुष्प को जनन करने में सहायता दे रही थे। ठीक है, ये जनन वाले अंग नहीं थे हमारे पास। ठीक है बेटा, आगे हमने जाना था कि जो पुष्प होता है, पुष्प 2 तरीके के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और 2 लिंगी पुष्प। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने आपको बताया था अगर पुष्प के अंदर या तो नर वाला भाग है या तो मादा वाला भाग है, उस पुष्प को क्या कहते हैं, हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क के लिए, बोला था कि आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे कि जो मानव होता है वो एक लिंगी होता है या फिर 2 लिंगी है। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि बच्चों ने बताया था कि मानव कैसा होता है, एक लिंगी होता है। जैसे कि मनुष्य में नर अलग है, हम मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं। कुछ अपवाद भी है यहाँ पर, तो अपवादों को छोड़कर अभी हम बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का होता है मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं, यानी कि ज्यादातर ऐसा होता है। तो जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी जीव होता है बेटा। ठीक है, आगे जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी भी होता है। तो हम जिस पुष्प की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो पुष्प है वो कैसा है, द्विलिंगी है। क्यों द्विलिंगी, क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो संरचना है ये क्या है, बताओ बेटा, उमंग। ठीक है, उमंग है। उमंग को हम क्या कह रहे हैं, नर जनन तंत्र। क्या, नर जनन तंत्र, यानी कि ये कैसा है, पुष्प का मेल वाला पार्ट होता है। और ये वाली जो संरचनाएं थी है, इसको क्या कह रहे थे हम, जायांग। इसको क्या कह रहे थे हम, जायांग कह रहे थे। और जायांग क्या होती है, फीमेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये पुष्प कैसा है, एक द्विलिंगी पुष्प है जिसमें नर वाला भाग भी है और मादा वाला भाग भी है। कल हमने डिटेल से पढ़ा था किसको, इस पुंकेसर को, पुमंग को है। पुमंग ये होता क्या है, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा जो कल वाले लेक्चर। थोड़ा सा और पढ़ा था, ये जो पुमंग होता है, चलो इसको भी जान लेते हैं। ये जो पुमंग होता है, ठीक है, यहाँ पुमंग को क्या कह रहे हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि मेल वाला पार्ट है, कौन सा, ये पुमंग है। पुमंग कैसे होता है, ये जो संरचना है इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसको क्या कह रहे हैं हम, पुमंग कह रहे हैं। ठीक है, सही है।
इसका दूसरा नाम पुंकेसर भी था। देखो बताया था आपको कि अगर सिंगल होगा, ठीक है, जैसे गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल के फूल में क्या होता है, तो जो हरी कलर का एक धागा निकला होता है उसमें बहुत छोटे छोटे से दाने से निकले हुए होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से ये पुंकेसर लगे हुए होते हैं। तो अगर एक पुष्प में एक से ज्यादा पुंकेसर पाए जाएंगे, उसको क्या कह रहे थे हम, पुमंग कह रहे थे। तो केवल एक पुंकेसर यानी केवल एक पाया जाएगा, क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसको कह रहे थे हम पुंकेसर। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, जो पुंकेसर होता है इस तरीके से संरचना होती है, जिसमें एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, ऊपर दो पालियों जैसी संरचना दिखाई देती है, यानी ऊपर दो कोष्टक जैसी संरचना दिखाई देती है, सीधी सी बात। तो जो धागे जैसी संरचना होती है इसको हम क्या बोल लेते हैं, पुतंतु। ठीक है बेटा, देखो जो भी लेक्चर होता है उसको पढ़कर जरूर लाया करिए। ठीक है, पुतंतु कह रहे थे। ठीक है, और जो ऊपर वाला कोष्टक वाला भाग था इसको हम क्या कह रहे थे बेटा, इसको हम कह रहे थे परागकोश। ठीक है, और ये जो परागकोश और जो पुतंतु है इनको जोड़ने का काम यहाँ पर एक चीज कर रही थी, उसका क्या नाम था बेटा, एक संरचना थी, उसका क्या नाम था, संयोजी। ठीक है, संयोजी। ये क्या है, एक हमारा एक पुंकेसर का चित्र होता है। पुंकेसर को हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। बेटा आगे हमने बात की थी, जो पुंकेसर होता है उसमें हमको दो पालियां दिखाई दे रही है, एक पाली एक ये, एक पाली ये है। ठीक है, तो एक पाली ये, एक पाली ये, तो क्या हो गया, पुंकेसर होता है वो कैसी संरचना, एक द्वैपालित संरचना होती है। ठीक है, पुंकेसर कैसी संरचना, एक द्वैपालित संरचना है, क्योंकि इसके अंदर दो पालियां पाई जाती हैं। आगे आपको बताया था, अगर हम पुंकेसर की या पुमंग की क्या करें, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करें, यानी कि उसको काट कर और उसके अंदर गहराई से जाने, तो आपको बताया था कि यहाँ से जब हम किसी पुंकेसर को काटते हैं, यहाँ से है, हमको कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। आज बेटा मार्कर काम नहीं कर रहा है अपना, है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से क्या है, एक संरचना दिखाई दे रही थी हमको, है? अंदर से जब हम इसको काट रहे थे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमको चार कोष्टक दिखाई दे रहे थे। ये इसको हमने काट दिया है, ऊपर का भाग हटा दिया, नीचे इस तरीके से हमको एक संरचना दिखाई दे रही थी। इस संरचना क्या है, इसके हम अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे, इसके पुंकेसर की बेटा। ठीक है, यहाँ पर हमको चार कोष्टक दिखाई दे रहे थे। ठीक है, यहाँ चार कोष्टक दिखाई दे रहे थे। अब चार कोष्टक कैसे दिखाई दे रहे थे आपको हमने समझाया था, जो कल भिंडी होती है यानी कि लेडी फिंगर होती है, वो एक पाली दिखाई देती है, एक होती है सीधी, जब उसको काटते तो गोल 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 क्या होता है, अंदर छिद्र होते हैं, कोष्टक होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, जो जो दो दो पालियां थी पुष्प की, पुष्प का जो नर्सरी था उसमें दो पालियां होती है, जब उसको अनुप्रस्थ काट को हम काटते हैं तो हमको चार कोष्टक दिखाई देते हैं अंदर की ओर। इन चारों कोष्टक को क्या कहते हैं हम, प्रत्येक कोष्टक को। ठीक है बेटा, प्रत्येक कोष्टक को क्या कह रहे हैं हम, लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं, लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं। ठीक है, इस लघु बीजाणुधानी में क्या होगा, इसके अंदर क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। कल हमने इसकी बात कर ली थी। अभी क्या होगा, ये जो हमारा लघु बीजाणुधानी है कितनी पाई जा रही है, यानी चार कोष्टक है, प्रत्येक कोष्टक को लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं, यानी कि चार लघु बीजाणुधानी पाई जा रही है हमारे किसमें, पुंकेसर में। ठीक है, और इन चार लघु बीजाणुधानी पाई जाने के कारण इसको कह देते हैं चतुष्कोणीय संरचना, चतुष्कोणीय संरचना। ये बेटा इसको हम क्या कह रहे हैं, चतुष्कोणीय संरचना कह रहे हैं। तो पुंकेसर हमारा कैसी संरचना है, एक तो द्वैपाली संरचना है वास्तविकता में, क्योंकि हमको दो पाली दिखाई देती हैं, और इसकी जब अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक चतुष्कोणीय भी संरचना है, क्योंकि इसके अंदर चार लघु बीजाणुधानियां पाई जा रही है। ठीक है, अब हमने आगे ये भी जाना था कि जो लघु बीजाणुधानी होती है इसके अंदर से संरचना का अध्ययन करना है। अंदर से संरचना का अध्ययन करना मतलब कि जो ये लघु बीजाणुधानी आपको बताया था, इसके ऊपर कितनी चार परतें पाई जा रही हैं। किस किस को चारों परतों के नाम याद हैं, याद है, पढ़ा था कल वाला लेक्चर। चलो जल्दी से हम फटाफट इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लघु बीजाणुधानी है इसके अंदर कितनी चार व्यक्तियां पाई जा रही थी। ठीक है, बेटा मार्कर काम नहीं कर रहे हैं अपने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमने क्या बना ली, चार व्यक्तियां बना ली। ठीक है, इन चार व्यक्तियों में जो सबसे बाहर की ओर जो व्यक्ति पाई जाती है उसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा, जो सबसे बाहर की ओर पाई जाएगी। फिर बाहर से अंदर की ओर यानी कि बाह्य त्वचा के अंदर क्या पाई जाएगी, हमारी इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। और इंडोथीसियम के अंदर बेटा पाई जा रही थी हमारी मध्य परत,
ठीक है, क्रम से याद रखेंगे, बाह्य त्वचा, एंडोथीलियम, मध्य परत और सबसे अंदर, ठीक है, सबसे अंदर एक इंपोर्टेंट परत पाई जा रही थी जिसको हम कह रहे थे टैपिटम। ठीक है बेटा, अब देखो कहता है यहाँ 4 कोष्टक तैयार दी है आप लोगों को, ठीक है, ये 4 लघु जड़वाने हैं। ठीक है, क्या हो रहा था, जो बाह्य त्वचा है एंडोथीलियम और जो मध्य परत होती है, बाह्य त्वचा, एंडोथीलियम और जो मध्य परत होती है, इनका क्या काम होता है बेटा, इनका काम होता है जो भी ये 3 लेयर होती है, इनका काम होता है जिस इनके जो भी लघु जड़वानी है इसके अंदर जो भी परागकण बनेंगे, ठीक है, जो भी परागकण बनेंगे उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, उसके क्या करना, तीनों परतों का काम क्या है, सुरक्षा करना। ठीक है, उन तीनों परतों का काम है सुरक्षा करने का। आपको बताया था सुरक्षा करेगी, और एक और इसका काम होता है जब ये परागकण बड़े हो जाएंगे और एकदम अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे तो इन भित्तियों को तोड़ना है, यानी परागकणों को बाहर निकलना है। इस क्रिया को हम कहते हैं स्फुटन। इस क्रिया क्या कह रहे हैं हम, स्फुटन कह रहे हैं, यानी कि परागकणों की सुरक्षा करना और स्फुटन करना। किसका काम है, बाह्य त्वचा, एंडोथीलियम और मध्य परत का है। अंदर वाली जो सबसे टैपिटम परत होती है सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सभी परतों से अलग होती है। क्यों अलग होती है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती है इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसलिए इसको कह देते हैं हम बहुकेंद्रकीय परत। ठीक है, बहुकेंद्रकीय परत कह देते हैं इसको। ठीक है, बहुकेंद्रीय की परत होती है। अब इसका काम क्या है, ये तो हमने जान ली इसकी संरचना के बारे में। अब इसका काम क्या होता है, तो जो टैपेटम है इसके अंदर जो भी परागकण बनेंगे, यहाँ पर जो भी कोष्टक में परागकण बनेंगे उनको क्या करना, उसको पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, पोषण देना। ठीक है बेटा, अब ये पोषण देने का काम कर रही है और ये बहुकेंद्रीय की परत है। ठीक है, चारों परतों के काम और नाम याद रखेंगे हैं। आपको बताया था यहाँ पर जो भी ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो गई हैं, बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो गई हैं, यानी कि जब कोशिकाओं का एक समूह इकट्ठा हो जाता है उसको हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का समूह जो इकट्ठा हो जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक कहते हैं। अब ये क्या है, हमारे लघु बीजाणु है, अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे हैं। तो ये इस ऊतक का नाम क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु ऊतक। ठीक है, लघु बीजाणु ऊतक। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, लघु बीजाणु ऊतक कहेंगे हैं। अब मेन बात जो शुरू होगी हमारी, कल जो हमारे चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो उसको आज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो जो लघु बीजाणु ऊतक है, अब इसमें से एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका करेगी, क्या करेगी, टैपिटम जो परत है वो क्या काम कर रही है, पोषण का काम कर रही है। टैपिटम से ज्यादा पोषण ले लेगी, एक कोशिका है। अब उस कोशिका को क्या कहेंगे हम, उस कोशिका को कहेंगे हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहेंगे उसको, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है बेटा, अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम क्या है, अब ये कोशिका अपने अंदर क्या करेगी, आपको बताया था कल, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन करेगी और क्या करेगी, 4 लघु बीजाणु बना देगी। ठीक है, एक 2n कोशिका थी, क्या करेगी, n n n n 4 क्या बनाएगी, 4 ये लघु बीजाणु बना देंगे। अब क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करते, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। ठीक है बेटा, इसको हम कहेंगे लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्लियर है, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे और थोड़ा सा और पढ़ा था कल हमने, वो भी रिकैप करते हैं। तो आज का नया टॉपिक उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाले रिलीज कर दे बेटा। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, ये लघु बीजाणु बन गए हैं। अब इसमें से क्या होगा, एक जो लघु बीजाणु है वो क्या करेगा, देखो आपको एक चीज और बताई थी कल मैंने, जो लघु बीजाणु होते हैं जब इनका जनन होता है, यानी कि लघु बीजाणु जनन होता है, उस टाइम क्या होता है, ये जो लघु बीजाणु है इन चारों के ऊपर एक परत पाई जाती है। इनका जनन होता है तो इनके चारों के ऊपर एक परत आ जाती है। इस परत को क्या नाम दिया था हमने, कैलोज आवरण। ठीक है, कैलोज आवरण। ठीक है, ये क्या है, इन कैलोज आवरण के अंदर ये जो चारों लघु बीजाणु बंद रहते हैं, इस संरचना को क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु चतुष्क। ध्यान में रखना है, जब चारों लघु बीजाणु एक कैलोज आवरण के अंदर बंद रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, ये हमने चीज पढ़ी थी, आपको बताया था क्या होता है, जो लघु बीजाणु होता है, एक लघु बीजाणु क्या करेगा, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक लघु बीजाणु,
ठीक है। एक जो लघु बीजाणु है ये क्या करेगा, अपने अंदर असमान विभाजन करेगा। किसका? केंद्रक विभाजन सबसे पहले। ठीक है, असमान केंद्रक विभाजन। ठीक है बेटा, असमान केंद्रक विभाजन होगा है। तो क्या हुआ, असमान का एक छोटा केंद्रक बनता है, एक बड़ा केंद्रक बनता है। ये कोशिका हमारे पास। ठीक है, एक जो छोटा केंद्रक होता है उसको कहते हैं हम जनन केंद्रक। ठीक है, और उसी कोशिका को हम कहते हैं जनन कोशिका। ठीक है, और जो बड़ा केंद्रक होता है उसको हम कहते हैं कायिक कोशिका और कायिक केंद्रक। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, जो कायिक कोशिका कायिक केंद्रक है, अब इसी के ऊपर क्या, जब ये केंद्रक बढ़ते हैं तभी एक क्या आ जाती है, एक ऊपर परत चढ़ जाती है। वो परत पूरी नहीं होती, थोड़ी सी जगह रह जाती है। बताओ इसका क्या नाम था, क्या नाम था? स्पोरोपोलिन। क्या होता है स्पोरोपोलिन? पूरे पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, जिसको आज तक तोड़ने वाला, आज तक कोई एंजाइम नहीं है, कोई भी पीएच नहीं है, कोई भी तापमान नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन को तोड़ सके हैं। अब एक छोटी सी खाली जगह रह जाती है, यहाँ पर ये परत चढ़ती नहीं है, उस खाली जगह को क्या कहते हैं हम? जनन छिद्र। ठीक है, जनन छिद्र कहते हैं बेटा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, है यहाँ तक पढ़ लिया था। आपको बताया था क्या होता है ये जो अवस्था है, यानी दो दो केंद्रक है ना, या फिर दो कोशिका कह सकते हैं, दो केंद्रक दो कोशिका, यानी एक जनन कोशिका एक कायिक कोशिका। तो क्या होता है, ये जो संरचना है वो किसमें होती है? लगभग पृथ्वी पर जितने भी एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं 100% एंजियोस्पर्म में से 60% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर क्या होता है, जो भी लघु बीजाणु है वो द्वि कोशिकीय अवस्था में बनता है। अब देखो बेटा, अब इसको हम लघु बीजाणु नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो, अभी हमने लघु बीजाणु इसको कहां तक बोला था, जब ये केलोज के अंदर बनते तो हम कह रहे थे इसको लघु बीजाणु चतुष्क। जब इसने विभाजन नहीं किया था, केवल सिंगल एन था ये, जब एन था ये, जब इसने अपने अंदर विभाजन के अंदर विभाजन नहीं किया था, यहां तक इसको हम बोल रहे थे लघु बीजाणु। ठीक है, जैसे इसने असमान के अंदर विभाजन किया और इसके ऊपर एक स्पोरोपोलिन की परत चढ़ी, वैसे इसका नाम क्या हो जाता है? परागकण। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? पराग। ठीक है, तो जो भी 60% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर क्या होता है, जो परागकण होता है वो दो कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है, जैसे कि ये है। अब ये 40% कोशिकीय में क्या होता है, यानी जो 40% एंजियोस्पर्म बचे उनके अंदर क्या होगा बेटा? जो 40% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर क्या होता है, जो भी परागकण है उसका जो जनन केंद्रक होता है, तो जो भी परागकण है उसका जो जनन केंद्रक होता है वो अपने आप को फिर से एक बार विभाजन कर लेता है, यानी कि जनक केंद्रक है वो 2 बार बट जाता है। तो ये कैसी कोशिका होगी? एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, यानी कि 3 कोशिकीय अवस्था। तो 40% जो भी कोशिका एंजियोस्पर्म है उनमें जो भी परागकण है वो 3n कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलता है। ठीक है बेटा, ये हमने कल तक का टॉपिक पढ़ा है। कल तक के टॉपिक का क्या किया है? एक रिवीजन किया है, रिकैप किया है बेटा है। तो जब भी आप अपनी क्लास में आइएगा, जब भी नए लेक्चर लेंगे, उससे पहले आपको पुराना लेक्चर जरूर, मतलब पुराने लेक्चर को जरूर पढ़िए है। ठीक है बेटा, कल एक बच्चे ने कमेंट में किया था कि सर हम बहुत पढ़ाई करते हैं, मतलब हमारे मार्क्स भी सही आते हैं, फिर भी गांव में क्या होता है, गांव वाले घर वाले हमारा मजाक बनाते रहते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ता है, ऐसा ही है। तो बेटा देखो, ये तो दुनिया का रिवाज है, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक ये दुनिया आपका मजाक बनाती रहेगी। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, यही लोग जो आपका भी मजाक बनाते हैं वही आपका एक उदाहरण देने लगेंगे। तो इनकी बातों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। ठीक है बेटा, अब हम आज का क्या है, आज का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो आपको नोट्स मिल जाते हैं ना डेली, सब लोग नोट्स लिख लेते हैं ना, नोट्स को साथ के साथ लिखते जाइए। ठीक है बेटा, चलो आज हमारा डस्टर भी गायब है बेटा, और आज हमारे मार्कर भी कम काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पर हाँ वही बात है ना, परिस्थितियां जैसी भी उनसे हमको लड़ना चाहिए, है लड़ना चाहिए। विपत्तियों के सामने अपने झुकना नहीं है, हमको उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हमने ये जान लिया कि परागकण बनते कैसे हैं, कैसे बने थे। वही जो लघु बीजाणु था उसने क्या किया था, अपने अंदर असमान विभाजन किया, असमान विभाजन किया तो क्या हुआ, 2 केंद्रक बने, एक जनन केंद्रक बना, एक कायिक केंद्रक बना। जनन केंद्रक वाली कोशिका को जनन कोशिका कह रहे हैं, कि कायिक कोशिका को, जो भी कायिक केंद्रक था उसको कायिक कोशिका कह रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक परत चढ़ गई थी जिसको हम स्पोरोपोलिन कह रहे थे। ठीक है बेटा, ये क्या था, हमारा परागकण था। 2 कोशिकीय अवस्था में
किस में निकल रहा था, कितने परसेंट में निकल रहा था, 7% एंजियोस्पर्म में 2 कोश की अवस्था में निकल जाता है, और 40% एंजियोस्पर्म में कैसे 3 कोश की अवस्था में परागकण निकल रहा था बेटा। ठीक है, आगे देखिए अब आगे हमको बात करनी है जो परागकण होता है उस परागकण के नुकसान क्या है, फायदे क्या है, ठीक है बेटा, और वो कब तक जीवित रह सकता है। ठीक है बेटा, तो जो परागकण होता है उसके नुकसान पढ़ते हैं पहले हम। परागकण से नुकसान, सर सच में परागकण से नुकसान होते हैं, सर सच में परागकण से नुकसान होते हैं। हाँ बेटा, कैसे होते हैं, अब देखो किस किस ने गेहूं खेतों में गेहूं काटे हैं, हम ज्यादातर बच्चे हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, तो क्या हुआ है जब भी हम गेहूं काटने जाते हैं खेतों में दिखा है कि उसके मुंह बांध लेते हैं, नहीं जो लोग मुंह नहीं बांधते हैं तो क्या होता है अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण हैं वो जाते हैं, उसी धूल मिट्टी के कण के साथ क्या होता है जो भी परागकण छोटे छोटे से दाने बनते हैं जो कहाँ पर लगे होते हैं, फसल के ऊपर लगे होते हैं, वो उड़कर हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं। अब उससे दिक्कत क्या है, तो है उससे दिक्कत क्या है, तो क्या होता है बेटा जो हमारी श्वास नाल होती है, श्वास नाल यहाँ पे जो हम सांस लेते हैं जिससे हमारी सांस अंदर जाती है उसके अंदर पहुंच जाते हैं और हमको एक दमा, ठीक है, और हमको एक दमा नाम की बीमारी कर देते हैं। किसके अंदर पहुंच के, श्वास नाल के, हमारी श्वास नाल के अंदर पहुंच के एक दमा नाम की बीमारी कर देते हैं। अब किस किस ने देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो खेतों में कम जाते हैं, फिर जाते भी हैं ज्यादा, तो कभी कभार ऐसी फसल काटते टाइम क्या होता है वो फसल की कोई भी भाग हमारे हाथ पर लग गया, उस जगह खुजली बचती है, बहुत तेज तेज खुजली बचने लगती है, स्किन हमारी रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, तो क्या होता है जो भी परागकण होते हैं वो हमको क्या कर देते हैं, एलर्जी कर देते हैं। ठीक है, एलर्जी कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दो क्या है परागकण के नुकसान होते हैं बेटा। है, अब परागकण के लाभ क्या है, अब जिस चीज का नुकसान है उसका लाभ भी होता है, या जिसका लाभ है उसका नुकसान नहीं होता। ठीक है बेटा, तो अब इसके हम परागकण के लाभ क्या होते हैं, परागकण के लाभ देखते हैं। तो परागकण के लाभ क्या है, जो परागकण आपको बताया था कि टेपेटम कोशिका क्या कर रही है, परागकण को पोषण दे रही है, यानी कि जो परागकण को पोषण वाला एक भाग होता है, तो बहुत सारे जो दवाइयां हैं गोलियां हैं उनमें परागकण का यूज किया जाता है। आपने अब तो खैर हमारे यहाँ उस पर बैन लग गया है, क्या होता था पहले बहुत सारे जो भी धावक होते थे यानी कि दौड़ने वाले लोग, स्विमिंग करने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे एथलीट्स होते थे, सीधी सी बात एथलीट्स, एथलीट्स का मतलब जो भी खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं यानी कि तैराकी वाला गेम है, दौड़ने वाला गेम है, ये खेल होते थे अंतरराष्ट्रीय माध्यम पर होते थे, तो सभी देशों के लोग यहाँ भाग करते थे, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे इनसे सिरप और दवाइयां बनती हैं परागकणों से, उनको खा लेते थे और उनसे एकदम एनर्जी आ जाती थी बहुत ज्यादा। तो जो भी नैतिक काम यानी कि हम जो सामान्य मनुष्य करता है उस अगर ये परागकण खा लेंगे तो उसकी जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाती थी सामान्य मनुष्य की। है, ये चीज कैसी अनैतिक चीज है, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए खेलों में, कुछ लोग इसका यूज करके खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग जीत जाएंगे। है? तो इसका एक ये मतलब लाभ तो नहीं कह सकते, इसको भी नुकसान ही कहेंगे क्योंकि अनैतिक रूप से खेल में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वैसे क्या कर रहा था, इसका परागकण का लाभ क्या है, हमको परागकण का लाभ है हमको ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना या फिर कि हमारी जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि कर देना, कार्य क्षमता में क्या करना बेटा, कार्य क्षमता में वृद्धि कर देना। ठीक है बेटा, दोनों क्लियर है। अब हमको ये बनना कि सर परागकण कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, कैसा दिखता है ये परागकण है, दिखने का मतलब आप जान ही गए क्या होता है, एक स्पूल भोजन की परत होती है जिसको हम बाद में बाह्यचोल कह दे रहे थे, कोशिका भित्ति होती है जिसको मंत्रचोल कह दे रहे थे, दो कोशिकीय अवस्था में हो सकता है, त्रिकोशीय अवस्था में होता है, ये आपको बता दिया है। अब जो भी परागकण है इसका आकार क्या होता है, ठीक है बेटा, परागकण का आकार, तो इसका जो आकार होता है वो 25 से 30 म्यू माइक्रोन। ठीक है, म्यू माइक्रोन क्या है, किसी भी चीज को मापने की एक छोटी इकाई होती है, बहुत छोटे होते हैं परागकण, बहुत छोटे छोटे होते हैं, म्यू माइक्रोन क्या होती है, इनको मापने की इकाई होते हैं। ये क्या है, परागकण का व्यास। सामान्य जो परागकण है, ज्यादातर जो परागकण होते हैं वो 25 से 30 म्यू माइक्रोन के होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीजें अब देखो इन तीनों चीजों को याद रखेंगे, नुकसान क्या थे, इसका लाभ क्या है और आकार क्या है। एक बार फिर से रिपीट करें, नुकसान क्या होते हैं, जब भी हम खेतों में जाते हैं तो जो भी हम
फसल काटते हैं उसके अंदर जो भी परागकण होते हैं वो हमारी श्वास नाली में यानी कि हमारी श्वास नली में चले जाते हैं और हमारी श्वास नली को इफेक्टिव कर देते हैं यानी कि श्वास नली में रोग पहुंचा देते हैं। कौन सा रोग होता है वो? दमा नाम का रोग है, ठीक है बेटा। और कभी कभार क्या होता है हमारी स्किन पर लग जाते हैं, स्किन में खुजली कर देते हैं, स्किन को लाल लाल कर देते हैं, तो और कुछ कुछ दाने से भी बन जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? एलर्जी कहते हैं, ठीक है। ये दो रोग हो जाते हैं हमारे परागकण से, ठीक है। नुकसान इसका लाभ क्या होता है? ये हमको ऊर्जा देते हैं, अगर परागकणों को खा लें तो हमको हमारे अंदर एकदम एनर्जी आ जाएगी है? और जो भी हमारा काम करने की क्षमता वो बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है? परागकण का लाभ होता है। इसका आकार कितना होता है? इसका व्यास कितना होता है? 25 से 30 माइक्रोन, म्यू माइक्रोन का होता है, ठीक है बेटा। ये इसका लाभ होता है, ठीक है। अब आगे बात हमारी सुनेंगे है परागकण संरक्षण, ठीक है। परागकण संरक्षण क्या है? कर संरक्षण, बेटा संरक्षण का मतलब होता है उसको बचा के रखना, ठीक है। परागकण संरक्षण का मतलब है उसको बचा के रखना। जैसे कि क्या होता है जो भी हमारे बहुत सारे परागकण है, जैसे गेहूं वाला है, ठीक है। गेहूं को इसमें गेहूं है, धान है, ठीक है बेटा। गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है। इनके जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता होती है 30 मिनट की। क्या मतलब सर इसका? ठीक है, अभी बताते हैं बेटा क्या मतलब सर इसका। तो जैसे ही कोई गेहूं का पौधा है उसके अंदर क्या होगा? लघु बीजाणु जनन होगा, यानी कि उसका जो भी पुंकेसर है उसके अंदर जैसे ही लघु बीजाणु बनेंगे और वो लघु बीजाणु क्या करेंगे? परागकण में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे आपको बताता है। जो लघु बीजाणु होता है वो असमान विभाजन करेगा और परागकण में बदल जाएगा। जो परागकण है वो, ठीक है, वो परागकण क्या करेगा? वो निषेचन करेगा आगे जाके। उस परागकण को हमने जैसे वो परागकण बना उसको हमने किसी दूसरे पौधे तक नहीं पहुंचाया, यानी कि परागण नहीं कराया, और वो 30 मिनट तक वहीं रहा, एक ही जगह पर रहा, या फिर वो पहुंचा है रास्ते में कहीं दूसरी जगह गिर गया, 30 मिनट के बाद कहीं पहुंचा दूसरी जगह, तो वो क्या होगा? उसकी जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी, उसकी जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी। जैसे हमारा स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म होता है, जब निषेचन करना होता है तो क्या होता है? जो स्पर्म की हमारी क्षमता होती है वो 2 दिन की होती है, मैक्सिमम 2 दिन की होती है। अगर स्पर्म क्या होता है फीमेल की जो योनि होती है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब है, सीधी सी बात है, ये जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे मानव जीवन तब पढ़ेंगे। सीधी बात आप ये समझिए, जो हमारा स्पर्म होता है अगर उसके मैक्सिमम वो 2 दिन तक अगर अंडाशय से नहीं मिला, 2 दिन में अगर अंडाशय से नहीं मिल पाया तो क्या होगा? स्पर्म खराब हो जाता है, स्पर्म की कोई वैल्यू नहीं रहती। उसी तरीके से बेटा जो परागकण होते हैं वो अगर 30 मिनट में, कौन किसके? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा है, इनके परागकण की जीवन क्षमता होती है 30 मिनट। अगर ये 30 मिनट में अपने दूसरे परागकण से नहीं मिले, यानी कि अपने पौधे, अपनी जाति के से दूसरे पौधे पर नहीं पहुंचे परागकण है, तो उसको जो जीवन क्षमता है वो खत्म हो जाती है, ठीक है बेटा। ये क्या होती है? 30 मिनट तक की किसकी होती है? गेहूं, धान की इनकी जीवन क्षमता होती है, ठीक है बेटा। अब देखो सोलेनेसी शब्द किसने सुना है? सोलेनेसी, रोजेसी, ठीक है। क्या होता है सोलेनेसी? ये हमारा आलू होता है, ठीक है, आलू कुल, ठीक है, आलू कुल वाले वो जाते हैं सोलेनेसी में। जो रोजेसी है, रोजेसी का मतलब रोज वाले, यानी कि फूल गुलाब वाले हैं। इनके पेड़ पौधों की जो जीवन क्षमता, यानी कि इसके पेड़ पौधों की जो परागकण की जो जीवन क्षमता होती है वो होती है 1 मंथ, ठीक है। अगर 1 मंथ तक ये अपने जाति किसी दूसरे पौधे पर नहीं पहुंचे या एक ही जगह तक रहते हैं, या 1 मंथ तक ये जो परागकण है वो जिंदा रहता है, सीधी सी बात। 1 मंथ तक क्या होता है? इनका परागकण केवल जिंदा रह सकता है। 1 मंथ बाद अगर इसको इसी की जाति के पौधे के लिए परागण के लिए भेजा तो वो खराब हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। जैसे हमारे स्पर्म क्या 2 दिन की उसकी जीवन क्षमता है, 2 दिन तक वो अंडाशय से नहीं मिला तो वो खराब हो जाएगा। उसी तरीके से जो रोजेसी और सोलेनेसी है, इनके परागकण की जो जीवन क्षमता होती है वो होती है 1 मंथ की। अगर 1 मंथ तक ये अपनी जाति के किसी दूसरे पौधे पर जनन नहीं किया ना, सीधी सी बात, अगर इन्होंने जनन नहीं किया, एक ही जगह पर बने रहते हैं या फिर पहुंच भी रहे हैं तो रास्ते में कहीं गिर जा रहे हैं, जमीन पर गिर जा रहे हैं, तो क्या होगा? इनके जो परागकण है वो 1 महीने बाद खराब हो जाएगा, ठीक है बेटा, खराब हो जाएगा। अब क्या करते हैं आप? अब इस परागकण को हमें बचा के रखना है। ये संरक्षण हमारा टॉपिक क्या था? ये तो हमने जीवन क्षमता के बारे में पढ़ा। हमारा टॉपिक ये था परागकण संरक्षण। संरक्षण को मतलब 30 मिनट बाद खत्म हो जा रहा है, 1 महीने बाद खत्म हो जा रहे हैं, और हमको इसको अगर बचा के रखना है, ठीक है, अगर हमको इसको बचा के रखना है तो हम इसको बचा के रखेंगे कैसे? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको हमको बचा के रखना है तो इसको बचा के कैसे रखेंगे? तो 1 माइनस के, ये बेटा माइनस के 192 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस के 192 डिग्री सेल्सियस
0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, हमारा पानी है वो बर्फ बन जाता है, -192 डिग्री सेल्सियस। और कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, द्रव, ठीक है। गैसें कैसे होती है हमारी, कैसे कैसे होती है, उसके कण दूर दूर होते हैं, जैसे हवा में यानी उड़ती रहती हैं। पर अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, जब हम गैसों को क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, गैसों को इकट्ठा करते हैं, संघनन करते हैं, तो गैसें द्रव में बदल जाती हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस है, इसको -192 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में बना लेते हैं। और इस अवस्था में क्या करेंगे, जो परागकण है उनको रखेंगे इतने डिग्री टेम्परेचर पर। इस विधि को क्या कहते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है बेटा। यानी कि -192 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन गैस में क्या करना, इन पराग कणों को बचा के रखना, इनको मरने से बचाने के लिए रखना, इसको क्या कहते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। देखो एक बेटा, अब दांत मत निकालना, अब अच्छे से बात सुनना है। अब डॉक्टर्स को किसने देखा है, गाँव में जो डॉक्टर्स आते हैं सीमन डालने आते हैं, देखा है उनके पास थोड़ी बाल्टी टाइप की होती है, उसके अंदर एक रोड होती है, जैसे उस रोड ढक्कन खोलते हैं वो बाल्टी टाइप का, उसमें से एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का धुआं सा निकलता है। तो क्या होता है, स्पर्म को, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं, स्तनधारी, यानी कि जो भी गाय भैंस का जो भी सीमन होता है उसको बचा के रखते हैं वो लोग हैं, ताकि वो खराब ना हो। वैसे कि मैक्सिमम उसकी भी क्षमता अलग होता है, उसके भी एक टाइम होता है, लिमिट होती है उसकी भी जीवन क्षमता की, स्पर्म की, हमारे स्पर्म की अलग जीवन क्षमता, सभी के स्पर्म की अलग अलग जीवन क्षमता होती है, इन परागकणों की जीवन क्षमता अलग होती है। और उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, वो उसके अंदर रखते हैं, उसका टेम्परेचर अलग होता है। उसी तरीके से बेटा पराग कणों को बचा के रखने के लिए, यानी कि पराग कणों को संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, -190 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को द्रव बना देते हैं। इतने जाहिर सी बात है, जब गैसों को बहुत टेम्परेचर और ज्यादा कम किया जाएगा, गैसों को ठंडा किया जाएगा, गैसों को इकट्ठा किया जाएगा, तो द्रव में बदल जाती है बेटा, ठीक है। तो -192 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में क्या करेंगे हम, परागकणों को रखेंगे, ताकि वो खराब ना हो, खराब ना हो, यानी कि बचा सके, यानी कि उनका संरक्षण कर सके। इसको क्या कहते हैं हम, परागकण संरक्षण कहते हैं, ठीक है बेटा। ये टॉपिक आज हमारा, यानी कि कल और आज, हमने आज कल और आज में मतलब 2 पार्ट में क्या किया है हमने, पुंकेसर वाला जो हमारा भाग था, यानी कि पुष्प का जो नर जनन तंत्र था वो भाग हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है। इसको उतारते जाया करो साथ में, नोट कर लिया आपने, चले आगे, ठीक है बेटा। बेटा 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है, 1 मिनट अभी आते हैं। चलो बेटा, ठीक है। पता कहाँ गए थे कल, क्या हुआ था, क्लास रिकॉर्ड करते टाइम पता नहीं फोन में कोई दिक्कत हो रही थी शायद, तो उस वजह से जो भी क्लास थी वो बीच में बंद हो जा रही थी, 15-15 मिनट पे बंद हो जा रही थी। तो हमने कल ना जो क्लास थी अपनी वो 2 पार्ट में बनाई थी बेटा। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बोलता चला गया लगभग 45-50 मिनट तक, और क्लास पता चली बाद में क्लास 15 मिनट की रिकॉर्ड हुई। भाई सब बहुत तेज गुस्सा है अपने ऊपर ही। क्या हुआ, क्लास को 2 टाइम में, मतलब 2 बार में, एक 15-15 मिनट करके, तब 35 मिनट करके तुमको लेक्चर दिया था, वो 2 टाइम में आके 2 टाइम में रिकॉर्ड किया हुआ था। आज मैं यही देख रहा था कि शायद क्लास फिर से बंद ना हो गई है, ठीक है बेटा। तो अब हमको क्या करना है, देखो अभी हमारा पुष्प का नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी कि जो पुंकेसर वाला भाग होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको पढ़ना है जो ये वाला भाग था, इसमें आपको क्या कह रहे थे हम बेटा, क्या होता है पुष्प में मादा जनन तंत्र को क्या नाम से जानते हैं, बताओ, स्त्री केसर, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर को दूसरा नाम क्या देंगे हम, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जो स्त्री केसर होता है क्या, ये वाला, ठीक है, इसको बना लेते हैं एक्साइड। बेटा ये क्या है, हमारा एक मादा जनन तंत्र होता है, किसका, पुष्प का। इसके भी 3 भाग होते हैं, ये जो स्त्री केसर है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में होते हैं। ऊपर वाला जो चपटा हुआ फैला हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। जो ये पाइप जैसा भाग है, यहाँ से इतना वाला भाग, जो पाइप जैसा भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका, ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं वर्तिका। और जो लास्ट में जो भाग होता है, जो फूला हुआ भाग है ये, ठीक है, बॉल जैसा ये जो फूला भाग है, इसको कहते हैं हम अंडाशय, अंडाशय, ठीक है बेटा। जो हमारा स्त्री केसर है या फिर जो मादा जनन तंत्र है, इसकी संरचना में 3
बेसिकली भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र यानी कि ऊपर वाला जो चपटा हुआ भाग होता है वो वर्तिकाग्र, पाइप जैसा भाग होता है जिसको हम वर्तिका कहते हैं, और लास्ट अंतिम भाग होता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। तो जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो भी ये अंडाशय है या स्त्री केसर, तो इसका दूसरा नाम भी बता दें आपको, है स्त्री केसर कह रहे हैं, मानव जनन तंत्र कह रहे हैं, और इसका एक अगला नाम होता है अंडप। अंडप कह रहे हैं हम इसको, अंडक कह रहे हैं, स्त्री केसर कह रहे हैं, या फिर मादा जनन तंत्र। इसके तीन भाग हमारा, सबसे ऊपर वाला भाग जो फैला होता है उसको वर्तिका कह रहे हैं, पाइप जैसा भाग वर्तिका होता है हमारा, और जो लास्ट वाला जो गोल फूला हुआ भाग होता है जिसको हम अंडाशय कह रहे हैं बेटा। ठीक है, पेड़ पौधों में जो अंडाशय है या जो अंडक है वो दो तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, दो तरीके से पाए जाते हैं। यहाँ अंडक, चलो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, जो अंडक है वो टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला भाग होता है एक अंडपी, एक अंडपी भाग, और दूसरा भाग होता है हमारे पास बहुअंडपी। अभी तो इतने समझदार हो ही गए। एक अंडपी यानी कि केवल एक अंडाशय, ठीक है, एक अंडपी यानी केवल एक अंडाशय। तो जो भी हमारे पास जो भी स्त्री केसर है या जो भी अंडप है वो कैसा, ऐसा पाया जाए, सेम इस तरीके से है। अगर एक अंडपी की बात कर रहे हैं, केवल एक अंडाश है। बहुअंडपी, जो बहुअंडपी प्रकृति होती है इसको बांटा गया है टू टाइप्स से। ठीक है बेटा, जो बहुअंडपी प्रकृति है उसको बांटा गया है टू टाइप्स से। तो टू टाइप कौन कौन से हमारे होते हैं? व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी बेटा, ठीक है, व्युक्तांडपी और युक्तांडपी। क्या सारी अंडपी अंडपी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, टॉपिक है हमारा, थोड़ा तो समझना पड़ेगा। है देखो, कौन ये वाला जो चैप्टर है हमारा बहुत बड़ा, बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है। जब तक इस चैप्टर को हम लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे यानी कि कल वाली चीज को रिवीजन नहीं करेंगे, आगे वाला टॉपिक बिल्कुल ना समझ में आएगा बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके आइए क्लास में। जैसे क्लास खत्म होती है कॉपियों को बंद करके साइड में मत फेंका करो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, जो भी सर ने पढ़ाया है पढ़ लिया करो। घूमते घूमते टहलते, इतना तो हम पढ़ाते भी नहीं है, मुश्किल से वही तुम्हारा 35-40 मिनट का एक लेक्चर होता है बेटा। इसको देखो फिर से रिपीट करें, कोई बने आगे रिपीट, जिसको टॉपिक खत्म करेंगे फिर से रिपीट करेंगे। क्या होता है, जो अंडप होता है यानी अंडप यानी कि जो फूला हुआ अंडा से भाग होता है, इसको इसके आधार पर जो स्त्री केसर होता है उसको दो तरीके से बताए, एक अंडपी और बहुअंडपी। ठीक है, एक अंडपी और बहुअंडपी। ठीक है, एक अंडपी यानी केवल एक अंडा से पाया जाएगा, है इसको हम बोल रहे हैं एक अंडपी पादप। और जो बहुअंडपी पादप होते हैं इसमें क्या होता है, विक्तांडपी पादप होते हैं और युक्तांडपी पादप होते हैं। विक्तांडपी का मतलब होता है अलग अलग, जो अंडाशय हैं वो अलग अलग, एक से ज्यादा पाए जाएंगे पर वो अलग अलग पाए जाएंगे, जैसे कि इस तरीके से होता है। एक अंडाशय ये रहा हमारे पास, ये रहा है, ऐसे पादप जिसमें अंडाशय इकट्ठे हैं। ठीक है, पर ये आपस में जुड़े नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है बेटा, और जो युक्तांडपी वाला पार्ट है ये इधर देखेंगे सब लोग हैं, तो जो युक्तांडपी वाला पार्ट है इसमें क्या होता है, एक ही अंडाशय होता है। एक अंडाशय में बहुत सारी वर्तिका वर्तिका है, अंडाशय एक ही है। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर अंडाशय कैसे हो गया, मिल गया है, युक्त हो गया है, इकट्ठे हो गए हैं, तीनों अंडाशय हैं। यानी कि यहाँ पर तीन वर्तिका हैं, देखो तीन पाइप दिख रहे हैं हमको, तीन वर्तिका दिख रही है, तीन वर्तिका दिख रहे हैं, और अंडाशय एक ही है। यानी कि जो अंडाशय वो युक्त हो गए, मिल गए, सीधी सी बात। यानी कि ऐसा पादप ऐसे इस तरीके से जिसमें अंडाशय मिल जाते हैं, और एक ही अंडाशय में बहुत सारे वर्तिका निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, युक्तांडपी पादप कहते हैं। युक्तांडपी अंडाशय एक से ज्यादा पाए जाएंगे पर वो कैसे होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखेंगे, अंडाशय पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। अब उदाहरण और देख लो, जो विक्तांडपी पादप है यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिसमें अंडाशय एक से ज्यादा होते हैं पर वो अलग अलग होते हैं, ये पाया जाता है हमारे माइचेलिया। ठीक है, माइचेलिया नाम का एक पादप होता है, उसके अंदर पाया जाता है ये विक्तांडपी क्या, अंडप। ठीक है, और जो युक्तांडपी यानी कि एक ही अंडाशय में सब इकट्ठे हो जाना है, ये पाया जाता है हमारे गुड़हल के फूल में। ठीक है बेटा, गुड़हल के फूल में क्या होता है, गुड़हल के फूल में एक ही अंडाशय में 2 से 3 वर्तिका निकलती हैं, वर्तिका यानी कि एक ही अंडाशय होता है पर वर्तिका बहुत सारे होते हैं। ये पाया जाता है गुड़हल के में। और अफीम किसके नाम सुना है, अफीम गांजा है, तो उसमें क्या पाया जाता है, ये इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट में रिकैप, यानी कि जो भी हमने पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। तो सबसे पहले हमने आज कोई ज्यादा नया नहीं पढ़ा, हमने केवल जाना जो लघु बीजाणु था वो परागकण में बदल गया था, उस परागकण के क्या नुकसान थे, क्या लाभ थे, उसकी क्या जीवन क्षमता थी, क्या आकार था। है तो नुकसान में आपको बताया क्या होता है, जो भी परागकण हमारी श्वास नाल में चले जाते हैं, श्वास नाल को क्या करते हैं, हमको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, इस बीमारी को हम कहते हैं दमा।
ठीक है बेटा, इस बारे में पढ़ा है। और क्या करते हैं, जो परागकण है वो हमारी स्किन को इफेक्टिव कर रहे हैं, यानी इस हमारी जो स्किन होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शरीर पर खुजली कर देते हैं, लाल लाल स्किन कर देते हैं। तो ये नुकसान है परागकण का। ठीक है बेटा, लाभ में हमने बात की कि जो भी परागकण का सेवन करते हैं, परागकण को खाते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, एकदम एनर्जी आ जाती है, एकदम एनर्जी आ जाती है, और उनकी जो काम करने की क्षमता है वो सामान्य मनुष्य की अपेक्षा बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। हाँ, और आगे हमने पढ़ा जो भी परागकण होते हैं उनका आकार क्या था, तो 25 से 30 म्यू माइक्रोन क्या होता है, एक परागकण का व्यास या उसका आकार होता है। आगे हमने जाना जो भी परागकण होते हैं उनको संरक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, और इस विधि को क्या कहते थे हम, क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि माइनस के 192 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, द्रव नाइट्रोजन में क्या करेंगे, हम परागकण को रख देंगे ताकि परागकण खराब ना हो। है, इस विधि को हम कह रहे थे परागकण संरक्षण विधि को क्रायो प्रिजर्वेशन। आगे हमने पढ़ा कि ये जो स्त्री केसर यानी जो मादा जनन तंत्र वो क्या होता है, इसका दूसरा नाम बताया आपको अंडक। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय। इस अंडक के आधार पर पेड़ पौधों के अंडाशय को 2 तरीके से बांटा गया है, एक अंडपी पादप और बहुअंडपी पादप है। एक अंडपी यानी सीधा सा एक अंडा से पाया जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, केवल एक अंडा से एक वर्तिका, एक वर्तिका। ठीक है, पर जो बहुअंडपी वाला भाग है इसको 2 तरीके से बांटा गया है, विक्तांडपी और एकतांडपी। विक्तांडपी यानी अंडाशय बहुत सारे पाए जाएंगे पर वो इकट्ठे नहीं होंगे, अलग अलग अंडाशय होंगे, हैं, अलग अलग वर्तिका, अलग अलग वर्तिका। तो ऐसा ये संरचना पाई जाती है माइचिलिया नाम के एक पादप में। आगे बात करते हैं जो बहुअंडपी का दूसरा प्रकार है युक्तांडपी। युक्तांडपी यानी कि एक ही अंडाशय कैसे हो गए, मतलब बहुत सारे अंडाशय इकट्ठे हो गए हैं। युक्तांड यानी कि बहुत सारे अंडाशय इकट्ठे हो गए हैं। ये संरचना पाई जाती है गुड़ैल के पौधे में और अफीम के पौधे में। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको डेली रिवीजन करके आएंगे क्लास में जब भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर बड़ा है, लेंथी है, जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।